फ्रेंड्स, हम एक बार फिर आपके सामने में कुछ जो साइंस से जुड़े हुए टॉपिक को लेकर के आए हैं, उससे जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और इन प्रश्नों से आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन से आपको थोड़ा जो है लाभ मिलेगा, बेनिफिट होगा। और इस क्वेश्चन ये बार बार यही सब क्वेश्चन जो है दोहराते रहता है, इसी सब क्वेश्चन का रिपीटिशन होता है। इसको ही अगर अच्छा से कर लिया जाए तो आने वाले जो जितने सारे एग्जामिनेशंस हैं, इन्हीं सब से क्वेश्चंस रहते हैं, उनको हम अगर ध्यानपूर्वक देखें तो थोड़ी अदल बदल करके जो है इन्हीं जो इसी इर्द गिर्द में क्वेश्चंस रहते हैं, उनको आइए हम लोग बैठ करके डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कि आखिर इस प्रश्न में क्यों नहीं याद रहता है, क्यों भूल जाते हैं। थोड़ा इस पर बैठ करके हम लोग चलिए देख लें, डिस्कशन कर लें। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन डी को जाना जाता है, विटामिन डी को जाना जाता है कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, टेकाफेरॉल और थायमिन। विटामिन डी को जाना जाता है, तो आपका सही आंसर इसमें जो है वह है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का यह जो है केमिकल नेम है, दीज आर द केमिकल नेम्स। कैल्सीफेरॉल विटामिन सी के लिए है। एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन जो है ये डी के लिए आया है, कैल्सीफेरॉल। और एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है यह है सी के लिए। अब यहां पर टेकाफेरॉल लिखा हुआ है, यह होता है विटामिन ई के लिए। तो दीज आर द नेम, केमिकल नेम्स ऑफ विटामिन्स। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी के लिए, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के लिए, टेकाफेरॉल विटामिन ई के लिए। हालांकि यहाँ की थायमिन लिखा हुआ है, यह B1 है, या विटामिन B1 है। तो ऑल दीज आर द केमिकल नेम्स ऑफ विटामिन्स। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं। कोबालामाइन कहा जाता है, कोबालामाइन कहा जाता है B1, B2, B6, B12। कोबालामाइन कहा जाता है, आपका सही आंसर होगा B12। B12 को कोबालामाइन कहा जाता है। ये जो यहां पर मैंने B1, B2, B6, B12 है, ये जो विटामिन हैं ये विटामिन बी बोलते हैं। विटामिन एक बी होता है, वो विटामिन बी से जुड़ा है। और विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना, कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं विटामिन बी, इसलिए ये आप देखते हैं B1, B2, B6, B12 इस तरह से विटामिन है। और इनका भी केमिकल्स नेम्स है। वो केमिकल नेम क्या है? जैसे अगर हम बात करें विटामिन B1, B2, B6, B12, हमने अभी आपने देखा कि जो कोबालामाइन है विटामिन, और विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना, कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं विटामिन बी, इसलिए ये आप देखते हैं B1, B2, B6, B12 इस तरह से विटामिन है। और इनका भी केमिकल्स नेम्स है। वो केमिकल नेम क्या है? जैसे अगर हम बात करें विटामिन B1, B2, B6, B12, हमने अभी आपने देखा कि जो कोबालामाइन है विटामिन B12 के लिए आया है, विटामिन B6 है, ठीक है ना। और विटामिन B2 है, विटामिन B1 है। तो B1 विटामिन को थायमिन के नाम से जानते हैं, जैसा कि ऊपर के ऑप्शन में मैंने भी दिया था, यहां पर थायमिन, ये इसका ये थायमिन है। विटामिन बी आप जो देख रहे हैं B1 को थायमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 जो है इसको रेबोफ्लेविन के नाम से, रेबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। रेबोफ्लेविन इसके नाम से जानते हैं। और विटामिन B6 जो है, जिसको विटामिन B6 बोलते हैं, इसको पेरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। पेरिडॉक्सिन, ठीक है ना, पेरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। हिंदी में याद रखेंगे, इस तरह से हम लोग इसे दिमाग में रखेंगे। और ये जो है दीज आर द आल्सो केमिकल नेम्स ऑफ दिस बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स। बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन्स हैं, इनके केमिकल्स नाम, रासायनिक नाम जिसको हम लोग बोलते हैं, B1 थायमिन, B2 रेबोफ्लेविन, B6 पैराडॉक्सिन, B12 कोबालामाइन, ठीक है। यहां पर एक बात हम बता दें कि जो कोबालामाइन के, हालांकि ये जो विटामिन्स के बारे में आप जो डिस्कशन कर रहे हैं, एक बात जान लेना जरूरी है। वह क्या है कि जो विटामिन के बारे में सबसे पहले जो है फंक नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने विटामिन्स के बारे में बताया कि विटामिन्स की हमारे बॉडी में जो है क्या इसका यूज है, यूटिलिटी ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन को हम लोग जो बांधते हैं,
जो बायोलॉजिकल टर्म में इसको एक बात बताया गया है, इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। जो हम लोग विटामिन के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको एक बात बताया गया है, प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। प्रोटेक्टिव फूड, यह फूड जो होता है यह प्रोटेक्ट करता है। किसको करता है? बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अगर इस फूड को हम लेते हैं, इंटेक्ट करते हैं, when we will intake this food vitamin, it will protect our body। यह प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। तो इस चीज को याद रखेंगे, यह प्रोटेक्शन प्रदान करता है, यानी कि बॉडी की जो है वह मजबूत रखता है। और वह कौन है? ये विटामिन से। तो जो विटामिन से जुड़े हुए मैं इनको फैक्ट्स को मैंने यहाँ पर जो है डिस्कशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रक्त थक्का जमने में उपयोगी है। रक्त थक्का जमने में उपयोगी है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। आपका सही आंसर होगा डी, यानी कि विटामिन के जो है ब्लड को क्लॉटिंग यानी रक्त के थक्का को जमाने में बहुत उपयोगी है। जो विटामिन बी, ये जो क्लॉटिंग की बात करते हैं, अगर ब्लड क्लॉट ना करें यानी रक्त का थक्का ना जमे तो हमारे ब्लड से ब्लड का स्राव होता रहेगा और बहता रहेगा, और अंत में क्या हो सकता है? जिसके शरीर से रक्त का स्राव हो रहा है उस आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वह, उसमें जो है रक्त का थक्का जो है जमे, उसमें बहुत ये उपयोग। इसकी कमी से यानी कि विटामिन के की कमी से जो है क्लॉटिंग की समस्या से रक्त के थक्का नहीं जमने की समस्या आपके सामने में आ सकती है। मैं यहाँ पर बता दूं, जो मेरा लीवर होता है, लीवर में प्रोथ्रोम्बिन नाम का जो है वह बनता है, और वह क्या कहता है? प्रोथ्रोम्बिन जो है ब्लड क्लॉटिंग में उपयोगी होता है। और ठीक है, उसमें वो क्या करता है? विटामिन के क्या करता है? वह सहयोग देता है। याद रखिएगा, विटामिन के क्लॉटिंग में जो है मदद करता है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगा, यानी कि क्लॉटिंग को उपयोगी, इसलिए यह एक तरह से अगेंस्ट का काम कर दिया। अगर ये ना हो तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होगा? नहीं हो पाएगा, और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे ब्लड, हमारा जो शरीर है उससे रक्त स्राव होता रहेगा। याद रखेंगे। एक बात और है, कभी कभी यह पूछा जाता है प्रश्न, स्नेक बाइट करने में किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? जब स्नेक बाइट कर लेता है, आदमी को सांप काट लेता है, तो इसी में भी याद रखेंगे कि विटामिन के, स्नेक बाइट में जो है विटामिन के का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। विटामिन के का उपयोग करके यह कोशिश किया जाता है कि वह जो ब्लड है, जो क्लॉटिंग करने की प्रोसेस को कैसे उसको जो है मेंटेन किया जाए, इसलिए उसका उपयोग हम लोग करते हैं। रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है, रिकेट्स या सूखा रोग होता है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। आपका सही आंसर होगा ए, यानी विटामिन डी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। ये किस चीज से जुड़ा हुआ? रिकेट्स या सूखा रोग क्या है? हमारे जो बोन्स हैं वो बोन कमजोर हो जाते हैं, और जब बोन कमजोर आ जाए, जो हड्डियां जितने सारी हैं वो कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाने से हमारे से क्या होता है? जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। तो ये सूखा रोग, और बच्चों में ये सब जनरली जनरेट करता है। ये जो रिकेट्स की बीमारी होती है ये बहुत अधिक ज्यादा बच्चों में ये जनरेट कर लेता है और वह होता है, ठीक है। अच्छा, जिस समय में जो है प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, महिलाएं जो होती हैं, उस समय में जब बच्चा उसके जो है पल रहा होता है, तो उसमें भी जो है उस समय में जो वह डेवलप करता है, तो वहां पर भी क्या होता है? विटामिन डी बहुत उपयोगी है। वह क्या होता है? बच्चों के डेवलपमेंट में वह जो भ्रूण डेवलप कर रहा है, ठीक है, फाइटस से डेवलप किया, एम्ब्रॉय, इस तरह से जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस डेवलपमेंट में विटामिन डी का बहुत उपयोगी है। और ये विटामिन डी का जो रिलेशन है वह क्या है? रिकेट्स जो सूखा रोग हो जाता है उसका जो है विटामिन डी की कमी से, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्टालोपिया बीमारी का संबंध है लीवर, हार्ट, आईज, माउथ। नेक्टालोपिया is a disease related with, nectalopia is disease related with liver, heart, eyes, mouth. Your answer would be C, eyes। जो नेक्टोलोपिया है वह, इसे हम रतौंधी भी कहते हैं, और ये रतौंधी जो है बीमारी जो है वह किससे कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम की बीमारी। एक और डिजीज है जो याद रखेंगे, ये ज्यादा बुढ़ापे उपाधि में होता है, जेरोफैथोलेमा, XCROPHYMA, जेरोफैथोलेमा। यह भी एक डिजीज है जो आंख से जुड़ा हुआ है,
और यह विटामिन ए की कमी से होता है। ये दिमाग में रखेंगे, यह आंख से जुड़ा हुआ है और विटामिन ए की कमी से होते हैं। यह बीमारी किस चीज से कमी से होता है? तो जेरोफेथिलिमा। ये दिमाग में रखना है इन चीजों को कि जो जेरोफेथिलिमा है और वह आई से जुड़ा हुआ है। नेक्टोलोपिया पूछ दे, यह है रोतौंधी, इसको हम लोग रोतौंधी बोलते हैं, लेकिन इसे नेक्टोलोपिया करके पूछ दे तो समझ लेंगे कि किससे जुड़ा हुआ? आई से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम से। चलिए अगला प्रश्न है, पास्कल मात्रक है दाब का, ऊर्जा का, काम का, सभी। पास्कल मात्रक है, आपका सही आंसर होगा ए। पास्कल जो है वह दाब का यानी प्रेशर का मात्रक है, यानी कि एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट जब हम लेते हैं, यूनिट में पास्कल जो है दाब का प्रेशर होता है। आइए थोड़ा सा प्रेशर के बारे में देख लें। ये प्रेशर क्या है? प्रेशर को अगर आप जो फिजिकल टर्म में आप देखना चाहते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, तो P बराबर P इक्वल्स F बाय A होता है। A फॉर एरिया, F फॉर फोर्स, P फॉर प्रेशर। तो एरिया, अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा? जो फोर्स है, एरिया को बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा, एरिया को कम करेंगे फोर्स अधिक होगा। क्योंकि P जो है वह क्या है? F का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद रखेंगे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F, लेकिन P जो है यह क्या होता है? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है? A का। ये दिमाग में रखेंगे। P यानी कि P बढ़ेगा तो F बढ़ेगा, F बढ़ेगा तो P बढ़ेगा। इस तरह से ये दोनों में रिलेशन है, लेकिन यहां उल्टा रिलेशन होता है। अगर A को बढ़ाएंगे, ध्यान दे रहे हैं, तो जो मेरा P जो है वह क्या हो जाएगा? जैसे जैसे A को बढ़ाते चले जाएंगे, A बढ़ेगा तो P मेरा घट जाएगा, और A को घटाएंगे तो P बढ़ेगा। तो इस तरह से इसके बीच में एक रिलेशन होता है। तो यहां पर F बराबर P बाई A, मैं इस चीज को बोलना चाह रहा था। फिर आगे देखिए कि अगर कोई एरिया है, मान लीजिए एरिया है आपका, और इस एरिया पर जब आप पूरे एरिया पर क्या करते? F फोर्स लगाते, तो एरिया अगर कम होगा तो फोर्स अधिक होगा। मोर, अगर एरिया जो है मोर फोर्स लेस एरिया, अगर लेस फोर्स तो मोर एरिया। ये याद रखेंगे, दोनों के बीच में रिलेशन है। मोर फोर्स अगर देते हैं तो इसका अर्थ एरिया को कम कर लीजिए आप। तो मोर फोर्स देते हैं, एरिया को लेस कर लीजिए, लेस एरिया, लेस कर लीजिए एरिया का, लेस कर लेंगे एरिया। और अगर मोर फोर्स दे रहे हैं तो एरिया लेस होगा। या फिर क्या कर रहे हैं कि अगर लेस एरिया कर देते हैं हम तो मोर फोर्स हो जाएगा। मोर फोर्स तो लेस एरिया। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर कोई पिन को हम, कांटी को हम देते हैं तो वहां क्या होता है? जब मोर फोर्स लगा रहे थे उस पर, तो उसका जो नुकीला कांटी होता है तो वह थोड़ा सा एरिया लेता है, तो इसलिए वह बहुत तेजी से, अगर उस नुकीलापन जो उसका पॉइंटेड एरिया है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, फोर्स इधर अधिक दीजिए, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ जाएगा। यानी कि एरिया को कम करेंगे तो फोर्स अधिक लगेगा और बहुत अंदर चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो याद रखेंगे कि कील के अंदर में जो हम छोटा सा पॉइंटेड नुकीला बना देते हैं उसका यह कारण है। इसी कारण के कारण क्या? क्योंकि कि जो उस पर हम जो फोर्स लगाते हैं, जो फोर्स लगाएं तो एरिया उसका क्या हो रहा है? क्योंकि एरिया जो है पॉइंटेड वाला एरिया जो बहुत कम होता है, ऊपर बहुत अधिक फोर्स लगाते हैं तो बहुत इजीली चला जाता है। पॉइंटेड वाला एरिया को बढ़ाइए, उतना ही फोर्स डालिए तो आपको परेशानी होगी। ठीक उसी तरह कभी कभी क्या होता है, जो स्वाम्पी रीजन है, दलदल वाला रीजन में कह रहा है कि अगर आप दलदल वाले एरिया में जाके फंस गए तो आप अगर खड़े रहेंगे तो क्या होगा? अधिक फोर्स लगेगा। कम एरिया है, अधिक फोर्स लग रहा है तो आप और नीचे की चले जाएंगे। तो इसलिए एक काम उसमें कहा जाता है कि आप क्या करें? लेट जाएं। लेट जाएंगे तो आपकी एरिया बढ़ जाएगी, तो एरिया बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगा, तो आप यानी कि वो जो आप नीचे की ओर जा रहे होते हैं तो वह कम हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि ये चीज से हो सकता है इस तरह से घुमा कर करके अगर कोई क्वेश्चन दे रहा है तो आप समझने का कोशिश करेंगे। प्रेशर से द्वारा हुआ जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को बनाने में समझने का। अब देखिए यह एफ है, तो एफ के लिए हम लोग जो है एक चीज यूज करते हैं, न्यूटन का प्रयोग करते हैं। और एरिया है तो वर्ग मीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। वर्ग मीटर लगा देंगे एरिया में, तो कभी कभी न्यूटन वर्ग मीटर सीजीएस सिस्टम में होता है, तो दिमाग में रखेंगे। अगर ऐसा पूछ दे कभी कि फोर्स का आप यानी कि जो प्रेशर का जो है ये यूनिट होगा कि नहीं, तो हाँ होगा, इसलिए कि न्यूटन पर वर्ग जो है वह मीटर कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एरिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह यहाँ पर जो है दोनों चीज यूनिट्स में अगर पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है।
इसलिए पूछा जा सकता है आपको जो है पास्कल ना दे करके कुछ और चीज पूछ दे, यहां से पूछ दे न्यूटन वर्ग मीटर की बात कर दे, ठीक है ना। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि एरिया के लिए जो हम यूज करते हैं SI यूनिट में, तो उसको भी वहां इस तरह से घुमा करके क्वेश्चन दे सकता है। फिर वही दलदल वाला जो मैं बात आपको समझाया, फिर अगर फोर्स अधिक कीजिएगा और एरिया कम कर दीजिएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, फोर्स अधिक लगा रहे, एरिया कम कर दीजिए, प्रेशर, एरिया को बढ़ा दीजिए, फोर्स अधिक भी लगाए तो उसका प्रेशर जो है कम पड़ जाएगा। तो इस तरह से वह जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तोप से छूटे गोले का पथ या मार्ग होता है। तोप से जो गोला छूटता है तो उसका कैसा मार्ग होता है, किस तरह से वह निकलता हुआ जाता है उसके अंदर में जो है। तो इस तरह यहां पर जो है दोनों चीज यूनिट्स में अगर पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए पूछा जा सकता है आपको जो है पास्कल ना दे करके कुछ और चीज पूछ दे, यहां से पूछ दे न्यूटन वर्ग मीटर की बात कर दे, ठीक है ना। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि एरिया के लिए जो हम यूज करते हैं SI यूनिट में, तो उसको भी वहां इस तरह से घुमा कर क्वेश्चन दे सकता है। फिर वही दलदल वाला जो मैं बात आपको समझाया, फिर अगर फोर्स अधिक कीजिएगा और एरिया कम कर दीजिएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, फोर्स अधिक लगा रहे, एरिया कम कर दीजिए, प्रेशर, एरिया को बढ़ा दीजिए, फोर्स अधिक भी लगाए तो उसका प्रेशर जो है कम पड़ जाएगा। इस तरह से वह जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तोप से छूटे गोले का पथ या मार्ग होता है। तोप से जो गोला छूटता है तो उसका कैसा मार्ग होता है, किस तरह से वह निकलता हुआ जाता है उसके अंदर में जो इम्यूनिशन को जो आगे हम लोग शूट करके भेजते हैं, तो उसका वे क्या होता है, वह किस तरह से जाता है, वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, परवलयाकार, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा परवलयाकार। इन चीजों को ध्यान रखेंगे, यही सब चीज आपसे पूछने का कोशिश किया जाता है ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग देखा जाता है कि आखिर क्या आप उस चीज को समझ रहे हैं या नहीं है, या फिर आप रट लिए। रटना नहीं, इस बात को समझने का कोशिश करेंगे। जो मैंने यहाँ प्रेशर वाली बात बताया, F या A का रिलेशन बताया, इसको समझने का चीज है। बार बार इसको अभ्यास करके आप समझ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग का होल स्क्वायर का संबंध है। 1/2 गुना मास गुना वेलोसिटी का होल स्क्वायर का संबंध है। 1/2 मास एंड वेलोसिटी is related with work, energy, kinetic energy और potential energy। 1/2 द्रव्यमान गुना वर्ग का स्क्वायर का संबंध है काम, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। आपका सही आंसर जो होगा वह C होगा, वह होगा गतिज ऊर्जा। एक बात याद रखें, काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज एनर्जी, एनर्जी तो जानते ही हैं, एनर्जी मीन्स होता है। अब ये काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, अगर लिख दें के ई बराबर, हम ऐसे लिख दें बताने समझाने के लिए, के ई के फोर काइनेटिक ई फोर एनर्जी बराबर होता है, क्या होता है, इक्वल्स 1/2 मास एन इंटू वी का होल स्क्वायर। अब यहां से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है, इसे ध्यान में रखेंगे कि मैंने इसको इस चीज को ही यहां मैंने पुट कर दिया। तो ये अगर आपके दिमाग में रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। चलिए इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है, 2 काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, m इंटू वी स्क्वायर। यह भी कर सकते हैं, ऐसे भी हम आपसे पूछ सकते हैं 2 काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर, यानी यह भी हो सकता है। फिर यहां पर एक क्वेश्चन हम आपसे यह भी कर सकते हैं, वह क्या होता है, 2ke काइनेटिक एनर्जी है ये, अपॉन m बराबर हो गया वी स्क्वायर। यह भी हो सकता है 2ke/m। या फिर इसी बात को हम यह भी कह सकते हैं, ध्यान में रखने की चीज है, 2ke काइनेटिक एनर्जी और वी स्क्वायर दे दें तो बराबर मास हो जाएगा। ये वेलोसिटी क्या कर दे, या फिर ये कर सकते हैं हम क्या, यहां पर रूट ओवर दे दें और फिर बता दें कि यह हो गया। तो आपको यहां भी याद रखना कि वेलोसिटी बराबर रूट ओवर 2ke/m। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी को कई ढंगों से पूछा जा सकता है आपसे, सिर्फ ये चीज को दिमाग में रखना है। देखिए सिंपली सी काइनेटिक एनर्जी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना अगर समझते हैं तो आपको पता ही चल गया कैसे मैंने क्रॉस करवाया गुना करके और ये लिखा। और इस तरह से इन फार्मूलों का फॉर्मेशन हो सकता है, आपसे ये पूछने वाला है। बीपीएससी ये सवाल नहीं करेगी, लेकिन रेल में से जुड़े हुए जो क्वेश्चन होते हैं, रेल में बार बार इस टाइप से क्वेश्चन घुमा करके आपसे पूछा जाता है।
ताकि वो देखा जाता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। तो इस तरह से इन फॉर्मूलाओं को, इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, अगर पूछा जाए तो आप समझ जाएंगे कि यह काइनेटिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है पावर यानी शक्ति गुना टाइम बराबर व्हाट, क्या होगा? अगर हम लिख दें पावर यानी शक्ति और टाइम को अगर गुना करते हैं तो यह क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना होगा वह क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन है काम, ऊर्जा, ध्वनि, चाल। पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम इज वर्क, एनर्जी, साउंड, स्पीड। योर आंसर वुड बी वॉक। यानी आपको यहां ध्यान रखना होगा, आप जानते भी होंगे, जैसा कि आप पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा दिमाग में रिकॉल कीजिए तो आपके दिमाग में पावर, ठीक है ना। पावर इक्वल्स हम लोग क्या लिखते हैं? वॉक अपॉन टाइम। पावर बोला हुआ क्या होता है? वॉक अपॉन टाइम। अब देखिए क्रॉस मैंने मल्टीप्लाई करके ये क्वेश्चंस दिया था, ठीक है ना। तो आपको यह भी याद रखना होगा कि वॉक बराबर क्या हो गया मेरा? वर्क इक्वल्स क्या होता है? पावर इंटू टाइम, P इंटू टी। W बराबर क्या हो गया मेरा? P इंटू टी। या फिर हम कर सकते हैं P बराबर क्या हो गया? W बाई टी in short form, in abbreviations. This is very important to understand about these things, what I am telling you. In this way, many questions can be asked from you to check your mentality, check your mental ability, how you are recognizing these facts, either you are understanding or not. All these things are related with this. This is only related with your calculative ability of understanding the in physics. This is the things. आप किस तरह से फिजिक्स में किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, कैलकुलेटिव एटीट्यूड्स क्या है, आपको ये समझने का, इन सब चीजों से, इन प्रश्नों से समझदारी हमारी बढ़ती है। ओके, दीज आर द क्वेश्चंस, यू मस्ट कीप इन माइंड दिस थिंग्स, how to remember all these facts and what is the process should be in your mind to recall all those things. आप बार बार इसका अभ्यास करते रहे, इसलिए गीता में कहा गया है अभ्यास ही नराना, अभ्यास करते रहें, सब कुछ हो जाएगा। मात्र कोशिश करना है, कोशिश। आपकी सफर अगर शुरू हो जाएगी तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी एग्जाम का है समय, आप कोशिश करें पूरी तरह से। इन सब चीजों पर बीपीएससी तो उतना स्ट्राइक नहीं करती, या और भी जो कंपटीशन होते हैं, या यूपीएससी भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं करते बीपीएससी, लेकिन इसके अलावा और जो क्वेश्चन होते हैं रेल में या और भी कई जगह, इन सब क्वेश्चन पे स्ट्राइक किया जाता है। तो हमें समझ लेना है फैक्ट्स क्या है और जो है तथ्य क्या है, उस चीज को समझने से बड़ी आसानी है। ये प्रश्न की ओर चलते हैं। कैटेलिस्ट के खोज करता है, हु डिस्कवर्ड द कैटेलिस्ट? वर्जिलियस, वूलर, वर्जिलियस और वूलर, ओटो हान। तो आपका सही आंसर होगा वर्जिलियस। याद रखेंगे, कैटेलिस्ट को जो डिस्कवर्ड किए, खोजे, वो कौन किए? वो थे वर्जिलियस ही किया। ये कैटेलिस्ट क्या है? कैटेलिस्ट को समझने के लिए थोड़ा सा रिएक्शन का काम करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखिए, पोटेशियम क्लोराइड KClO3, ये पोटेशियम क्लोराइड है। और पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम क्या करते हैं, बहुत अधिक तापमान पर टेम्परेचर लेते हैं, बहुत अधिक हीट करवा रहे हैं, टेम्परेचर लेते हैं, तो ये KCl में टूटता है। अब प्लस ये क्या करता है? ऑक्सीजन देता है, O2 देता है, ये KCl। अब इसमें ये क्या होता है? बहुत अधिक टेम्परेचर देना, मोर टेम्परेचर। इन दिस रिएक्शन वी हैव टू गिव मोर टेम्परेचर, देन रिलीज O2 गैस, जो O2 गैस देन रिलीज करता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो कैटेलिस्ट है MnO2 और मैंगनीज डाइऑक्साइड को इसमें हम मिला देते हैं। और जैसे इस कैटेलिस्ट में भी रिएक्शन चल रहा है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, दो साइड्स बने हुए, ये रिएक्शन का एरोस है। तो जब इसमें MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड को दे देते हैं, तो याद रखेंगे ये कैटेलिस्ट का काम कर रहा है। अब ये क्या करेगा? MnO2, ठीक है ना, ये क्या करेगा? ये इतना रिएक्शन को फास्ट कर देगा, कम टेम्परेचर पे ही O2 निकलना शुरू हो जाएगा। पहले क्या था कि हमको मोर टेम्परेचर देते थे, तब धीरे धीरे स्लोली oxygen was releasing, but now after adding the catalyst, the reaction would increase fastly and O2 gets released more rapidly, बहुत तेजी के साथ रैपिडली निकलता है।
ठीक है ना, चूंकि ये रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, और इस तरह इसको हम जो तीर के माध्यम से दिखा देते हैं, कोई गैस अगर निकलता है ऑक्सीजन में रिएक्शन करने के बाद ये। आइए इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लें, डिसबैलेंस होगा तो अभी समझ में आने वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पर हम 2 लगा दें और यहाँ पर 3 दे दें तो आपको मेरा ये बैलेंस हो गया कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स हैं टोटल कुल देखेंगे तो यहाँ पर आपको 6 आएगा, 2 × 3 × 6 अगर गुना मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी देखें वो आ गया। फिर यहाँ 2 लिख दें तो आपका KCl हो गया। तो इस तरह से मैंने ये इक्वेशन को बैलेंस करके ये बैलेंस किया और ये समझाने का कोशिश किया कैटेलिस्ट क्या करता है। अगर कैटेलिस्ट नहीं था तो रिएक्शन वाज वेरी स्लो। व्हाई? द रिलीजिंग ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो रिलीज कर रहा था, टेम्परेचर मोर टेम्परेचर दे, टेम्परेचर जो है काफी देना पड़ रहा था, मोर, ठीक है ना, मोर टेम्परेचर देते तब धीरे 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 ऑक्सीजन गैस निकल रहा था। अब हमने क्या किया, Mn2 मैग्नीज डाइऑक्साइड हमने इस रिएक्शन में आकर के मिला दिया, और जैसे मिला है तो देन वेरी रैपिडली ऑक्सीजन इज लेइंग, देयर इज नो नीड टू गिव प्रोवाइड द मोर टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर में हमारा जो ऑक्सीजन जो है निकलना शुरू किया। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कैटालिसिस। और मित्रों इस तरह से हम आपके पास कुछ और भी फैक्ट्स को लेकर के आते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।